अध्याय 251 पारंपरिक औषधि महोत्सव में जिनसिंग खरीदना। ऐश्वर्या इस रूप में बाहर नहीं जा सकती थी। उसे पहले कपड़े बदलने और तैयार होना था। महिलाएं सार्वजनिक रूप से अनाकर्षक दिखना पसंद नहीं करतीं, इसीलिए ऐश्वर्या को निकलने से पहले श्रृंगार करना पड़ा। आर्यन को ऐश्वर्या के तैयार होने और कपड़े बदलने का इंतजार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। 25 मिनट बाद आर्यन इंतजार करते करते लगभग ऊब चुका था। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि ऐश्वर्या को इतना समय लगेगा। आखिर वो क्या कर रही थी? कपड़े बदलने में 25 मिनट लग गए। टप टप टप। आर्यन ने ऊपर से कदमों की आवाज सुनी। आखिरकार ऐश्वर्या नीचे आ गई। ऐश्वर्या सीढ़ियों से नीचे उतरी। इस समय उसका रूप पूरी तरह से बदल चुका था और वो एक अत्यंत सुंदर स्त्री लग रही थी। ऐश्वर्या ने घुटने तक की स्कर्ट के साथ आसमानी नीली आइस ब्लू शर्ट पहनी थी। ऐश्वर्या के बाल इस समय खुले हुए थे, जिससे वो 18 वर्ष की युवती जैसी लग रही थी। उसके ठंडे चेहरे के स्पर्श ने उसे और भी सुंदर बना दिया था। ऐश्वर्या एक अनछुए बर्फ के फूल जैसी लग रही थी। आर्यन बिना पलक झपकाए उसकी सुंदरता को निहारता रहा। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? क्या मेरे पहनावे में कुछ अजीब है? ऐश्वर्या ने देखा कि आर्यन उसे देखते हुए पलकें भी नहीं झपका रहा था। ऐश्वर्या, तुम बहुत सुंदर हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री का आशीर्वाद मिला है। आर्यन ने ऐश्वर्या की प्रशंसा की। ऐश्वर्या खुश या उत्साहित नहीं दिखी। उसने अभी भी अपना ठंडा भाव बनाए रखा। तुम्हारी जुबान बहुत मीठी है। चलो तुरंत वहां चलते हैं। ऐश्वर्या ने आर्यन को पारंपरिक औषधि महोत्सव में चलने के लिए कहा। हालांकि ऐश्वर्या ऊपर से ठंडी दिख रही थी, लेकिन उसके दिल के अंदर इस समय फूल खिल रहे थे, क्योंकि आर्यन ने उसकी तारीफ की थी। आर्यन और ऐश्वर्या साथ साथ चले। ऐश्वर्या आर्यन को अपनी कार के पास ले गई। ये रही चाबी, तुम गाड़ी चलाओ। ऐश्वर्या ने कार की चाबी थमा दी। वो चाहती थी कि आर्यन गाड़ी चलाए। आर्यन ने चाबी ले ली। हालांकि अगर आर्यन ऐश्वर्या को उड़ाकर ले जाता तो वहां पहुंचना बहुत तेज होता, लेकिन चूंकि उसे अपनी शक्ति ऐश्वर्या से छिपानी थी, इसीलिए उसे कार में जाना पड़ा। दोनों कार में बैठे और आर्यन ने तुरंत गाड़ी को अगले शहर की ओर दौड़ाया। सामान्य गति से अगले शहर तक जाने में कम से कम 2 से 4 घंटे लगते हैं, लेकिन आर्यन ने ऐश्वर्या की कार को 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंचा दिया। आर्यन ने आसानी से अपने सामने की सभी कारों को पीछे छोड़ दिया। समय कम करने के लिए उसने टोल रोड का इस्तेमाल किया, जहां यातायात बहुत भारी नहीं था। सुई को 250 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति देखकर ऐश्वर्या डर के मारे लगभग मर ही गई थी। उसे पता था कि उसकी कार की ऊपरी गति सीमा 280 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन उसने कभी उस गति की कोशिश नहीं की थी। आमतौर पर वो केवल 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाती थी। आर्यन, धीरे चलाओ। तुम हम दोनों को मारना चाहते हो क्या? ऐश्वर्या ने तुरंत आर्यन को गाड़ी की गति धीमी करने के लिए कहा। शांत हो जाओ, हम जल्द ही वहां पहुंच जाएंगे। आर्यन ने ऐश्वर्या को शांति से बैठने के लिए कहा। इस स्थिति में ऐश्वर्या कैसे शांत बनी रहती? उसे अपने चारों ओर केवल कारों को पीछे छोड़ते समय हवा के तेज झोंकों की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐश्वर्या ने आर्यन को टोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर उसने आर्यन की एकाग्रता भंग की तो कार सामने वाली गाड़ी से टकरा सकती थी। 30 मिनट बाद आर्यन पारंपरिक औषधि महोत्सव के स्थान के पास पहुंच गया। दोनों तुरंत कार से बाहर निकले। इतनी डरावनी चीज से गुजरने के बाद ऐश्वर्या ने आखिरकार राहत की सांस ली। वो खुशकिस्मत थी कि जिंदा थी। आर्यन, मैंने तुम्हें धीरे चलाने को कहा था। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? ऐश्वर्या ने जोर से आर्यन की कमर पर चींटी काटी और अपना सारा गुस्सा निकाला। आह आह, कोई मेरी मदद करो, मेरी पति मुझे मारना चाहती है। आर्यन ने दर्द में चिल्लाने का नाटक किया। वहां चल रहे कुछ लोगों ने तुरंत आर्यन और ऐश्वर्या की ओर देखा। ऐश्वर्या की सुंदरता ने पैदल चलने वालों का ध्यान खींचा। उसके जैसी सुंदर महिलाएं स्वाभाविक रूप से बहुत जल्दी लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। आर्यन की चीख सुनकर ऐश्वर्या ने तुरंत आर्यन की कमर से उंगलियां हटा लीं। उसका चेहरा लाल हो गया। उसे इस बात का पछतावा नहीं था कि उसने जो किया उसे दूसरों ने देखा, बल्कि शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। आर्यन, पागल, मैं तुमसे नफरत करती हूं। ऐश्वर्या गुस्से में अकेले ही महोत्सव की ओर चल दी। आर्यन ने अपना सिर हिलाया। इस स्त्री से मजाक बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। वो मजबूर होकर ऐश्वर्या के पीछे चल दिया। उसने उसे पकड़ लिया। हे ऐश्वर्या, क्या तुम नाराज हो? ऐश्वर्या ने ठंडी आह भरी और दूसरी तरफ देखने लगी। वो आर्यन से काफी चिढ़ी हुई लग रही थी।
आर्यन उसे मनाने की कोशिश करता रहा और काफी समय बाद आखिरकार ऐश्वर्या सुलह करने के लिए तैयार हो गई। ऐश्वर्या जैसी ठंडी महिलाओं के साथ मजाक करना वास्तव में मुश्किल है। वे हर बात को गंभीरता से लेती हैं। वैसे क्या दादाजी सोमेश यहां पहुंच गए हैं? आर्यन ने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों से दादाजी का पता लगाने की कोशिश की। पूरे स्थान पर खोजने के बाद उसे दादाजी का कोई संकेत नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि वे अभी तक यहां नहीं पहुंचे थे। वहां उसे एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चली। पूरे स्थान पर हजारों की संख्या में योद्धा फैले हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये लोग अपनी खेती को तेज करने के लिए औषधीय पौधे या पिल्स खरीदना चाहते थे। दादाजी शायद अभी रास्ते में होंगे। तुम्हारी पहले जैसी गाड़ी की गति के कारण शायद हमने उन्हें बहुत पीछे छोड़ दिया है, ऐश्वर्या ने कहा। यह स्पष्ट था कि उसके दादाजी अभी यहां नहीं थे। हो सकता है तुम सही कह रही हो। तो चलो दशकों पुराने जिनसिंग बेचने वाली दुकान ढूंढते हैं। आर्यन ने ऐश्वर्या को अपने साथ चलने को कहा। ऐश्वर्या ने कुछ नहीं कहा, वो बस आर्यन के बगल में चलने लगी। करीब 1 मिनट की पैदल यात्रा के बाद दोनों पारंपरिक औषधि महोत्सव में पहुंच गए। यहां बहुत से लोग लेन देन कर रहे थे, चाहे वो दवा हो, औषधीय पौधे, पिल्स या कुछ और। इस कार्यक्रम में आने वाले औसत लोगों की उम्र 30 वर्ष से अधिक थी। वे अपनी बीमारियों के इलाज के लिए दवा खरीदने आए थे। कुछ युवा भी अपने माता पिता के साथ आए थे। यहाँ देश के विभिन्न शहरों के लोग थे और विदेशी टूरिस्ट भी थे। बीच बीच में आर्यन का सामना उन योद्धाओं से हुआ जिनका स्तर बहुत ऊंचा नहीं था। जैसा कि उसने उम्मीद की थी, ये लोग अपने लिए औषधीय पौधे या पिल्स खरीदने आए थे। आर्यन और ऐश्वर्या दशकों पुराने जिनसिंग बेचने वाली दुकान की तलाश में आगे बढ़ते रहे। कुछ देर खोजने के बाद आखिरकार आर्यन को एक दुकान मिली जहां 50 साल से अधिक पुराने जिनसिंग बेचे जा रहे थे। मालिक, इस जिनसिंग की कीमत कितनी है? आर्यन ने तुरंत दुकानदार से पूछा। अध्याय 252। दुकानदार आर्यन को मूर्ख बनाना चाहता है। ये सस्ता है, एक टुकड़ा केवल $1.5 लाख का है। दुकानदार ने आर्यन को वो जिनसेंग बहुत ऊंची कीमत पर बेचने का प्रस्ताव दिया। इस विक्रेता द्वारा बताई गई कीमत दादाजी सोमेश द्वारा बेचे गए जिनसेंग से कहीं अधिक महंगी थी। क्या इसमें कुछ कम नहीं हो सकता? आर्यन ने इस दुकान पर बिकने वाले जिनसेंग के लिए मोल भाव करना शुरू किया। क्या होगा अगर मैं आपको $5,000 की छूट दूं तो? कीमत $1.45 लाख हो जाएगी। दुकानदार ने आर्यन को केवल $5,000 की ही छूट दी। ये बहुत महंगा है, हमारी दवा की दुकान भी इसे इतना महंगा नहीं बेचती। ऐश्वर्या ने तुरंत इस विक्रेता को बहुत ऊंची कीमतों पर औषधीय पौधे बेचने के लिए फटकार लगाई। यहां तक कि उसके दादाजी की दुकान भी इस व्यक्ति जितनी महंगी दवाइयां नहीं बेचती थी। $1.5 लाख बहुत अधिक थे। ये व्यक्ति बहुत बड़ा मुनाफा कमा रहा था। युवती, अगर आप खरीदना नहीं चाहती तो कृपया यहां से चली जाएं। मैं यहां ईमानदारी से व्यापार कर रहा हूं। दुकानदार ऐश्वर्या की बात से खुश नहीं था और उसने तुरंत ऐश्वर्या को कम आंकना शुरू कर दिया। आर्यन को इस विक्रेता का रवैया पसंद नहीं आया, लेकिन वो फिर भी व्यापार पर चर्चा करना चाहता था। तो आपके पास 50 साल से ऊपर के कितने जिनसेंग हैं? आर्यन ये जानना चाहता था कि इस व्यक्ति के पास कितना स्टॉक है। नौजवान, मेरे पास 20 टुकड़े हैं। क्या आप इन सभी को खरीदने में रुचि रखते हैं? मालिक ने अपने पास मौजूद सभी जिनसेंग का प्रस्ताव दिया। मुझे इनकी वास्तव में जरूरत है। उन सभी को बाहर निकालिए, मैं उन्हें देखना चाहता हूं। आर्यन ने मालिक से उसके पास मौजूद जिनसेंग दिखाने को कहा। 1 मिनट रुकिए, मैं अभी वापस आता हूं। दुकानदार आर्यन की मनचाही चीज लेने के लिए पीछे चला गया। आर्यन, तुम इस व्यक्ति से क्यों खरीदना चाहते हो? ये साफ है कि ये व्यक्ति बहुत ऊंची कीमतों पर बेच रहा है। ऐश्वर्या को समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन अभी भी इस व्यक्ति से जिनसेंग क्यों खरीदना चाहता है। हम इंतजार करेंगे और देखेंगे कि ये विक्रेता आगे क्या करता है। आर्यन ने ऐश्वर्या से शांत रहने को कहा। आर्यन को पहले ही इस व्यक्ति के बेचने के तरीके में कुछ अजीब लगा था। ये दुकानदार जानबूझकर कीमतें बढ़ा रहा था क्योंकि उसे लगा कि आर्यन अभी छोटा है और औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में कुछ नहीं जानता। दुकानदार के बात करने के तरीके से आर्यन को यकीन था कि वो झूठ बोलने में माहिर है। ऐश्वर्या को वास्तव में समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन क्या करने वाला है। कुछ मिनटों बाद दुकानदार लौटा। वो एक बड़े बक्से में कुल 20 जिनसेंग लेकर आया। ठीक है, ये रहा वो सारा जिनसेंग जो मेरे पास है। इस जगह के मालिक ने बताया कि इस बक्से में उसका सारा स्टॉक है। आर्यन ने बक्से के जिनसेंग को देखा। उनकी गुणवत्ता देखकर आर्यन बहुत खुश नहीं हुआ। इनमें से कुछ जिनसेंग बहुत ही कम आयु के निकले। पहली नज़र में जिनसेंग का आकार और रूप दशकों पुराने जिनसेंग जैसा ही लग रहा था, लेकिन जिनसेंग से निकलने वाला आभा और शुद्धता बहुत कम थी। ये साफ था कि ये अभी कच्चे और कम उम्र के थे। आर्यन का अंदाजा सही था, ये व्यक्ति उसे धोखा देना चाहता था।
उसे लगा कि आर्यन को औषधीय पौधों के बारे में कुछ नहीं पता, इसीलिए उसने आर्यन को नकली या कच्चा जिनसेंग बेचने की हिम्मत की। तो आप इन दशकों पुराने जिनसेंग को कैसे खरीदना चाहते हैं? यदि आप सब कुछ खरीदते हैं तो मैं आपको 30% की छूट दूंगा, जिससे कीमत $20 लाख $2 मिलियन हो जाएगी। दुकानदार बहुत चालाक था। वो कम उम्र के जिनसेंग को आर्यन को पागलों वाली कीमत पर बेचना चाहता था। क्या ये सभी असली जिनसेंग 50 साल से ऊपर के हैं? आर्यन ने दुकानदार से पूछा। आर्यन ने ऐसा नाटक किया जैसे उसे कुछ नहीं पता, जबकि वो पहले से ही जानता था कि ये जिनसेंग नकली या कच्चे हैं। बिल्कुल, ये 100% असली है। हम यहाँ ईमानदारी से व्यापार कर रहे हैं। दुकानदार ने फिर से झूठ बोला और आर्यन को विश्वास दिलाया कि ये जिनसेंग 50 साल से अधिक उम्र के हैं। दुकानदार का चेहरा बहुत विश्वसनीय लग रहा था। यदि कोई सामान्य व्यक्ति या जिसे जड़ी बूटियों का ज्ञान न हो, वो इससे खरीदता तो निश्चित रूप से धोखा खा जाता। ऐसा लग रहा था कि दुकानदार ने अक्सर कई लोगों को धोखा दिया है। ठीक है, मैं ये सब ले लूंगा। क्या आप यहाँ कार्ड से भुगतान स्वीकार करते हैं? आर्यन ने उन सभी के लिए भुगतान करने का इरादा जताया। निश्चित रूप से हम इसे स्वीकार करते हैं। आज उसे इस मूर्ख युवक के रूप में एक बहुत बड़ी मछली हाथ लगी थी। इन सभी जिनसेंग की कुल कीमत $20 लाख थी। आर्यन ने सामान्य रूप से भुगतान प्रक्रिया पूरी की। भुगतान खत्म करने के बाद आर्यन ने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। बीप बीप बीप, कॉल जुड़ रही थी। कुछ ही क्षणों बाद कॉल जुड़ गई। महोदय, क्या हम आपकी सहायता कर सकते हैं? दूसरी तरफ के व्यक्ति ने पूछा कि आर्यन को क्या चाहिए। बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आपके लोग यहां आएं और देखें कि मैंने जो सामान खरीदा है वो असली है या नकली। आर्यन इस धोखाधड़ी करने वाले विक्रेता की रिपोर्ट महोत्सव मैनेजर, फेस्टिवल मैनेजर को करना चाहता था। महोत्सव में प्रवेश करने से पहले आर्यन ने एक बैनर देखा था जिस पर लिखा था कि यदि यहां कोई भी विक्रेता धोखाधड़ी करने की हिम्मत करता है तो उस पर बेची गई वस्तुओं के मूल्य का 10 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। इतने बड़े आयोजन में आयोजक ये गारंटी देने के लिए तैयार रहते हैं कि यहाँ का सामान असली है। यदि कोई नकली सामान बेचता पकड़ा जाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है या पुलिस केस किया जाता है। महोदय, कृपया हमें अपना स्थान बताएं। हमारे लोग जांच के लिए जल्द ही वहां पहुंचेंगे। दूसरी ओर के व्यक्ति ने कहा कि वो आर्यन के पास निरीक्षक भेजेंगे। ऐश्वर्या को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन क्या कर रहा है। आर्यन की चिकित्सा क्षमता इतनी महान थी कि उसे ये देखने के लिए किसी और की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी कि जिनसेंग असली है या नकली। दुकानदार को अब ठंडा पसीना आने लगा था। ऐसा लग रहा था कि उसने गलत व्यक्ति को धोखा देने की कोशिश की है। उसे लगा कि ये व्यक्ति जान गया है कि वो जिनसेंग जो बेच रहा है वो बहुत कम उम्र के हैं। नौजवान दोस्त, हमें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको वास्तव में मेरे सामान पर विश्वास नहीं है तो मैं आपके पैसे वापस कर सकता हूं। दुकानदार ने आर्यन के साथ सुलह करने की कोशिश की और खुद से पैसे वापस करने की पहल की। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि ये जिनसेंग नकली है या असली। अगर ये असली है तो आप इस तरह डर क्यों रहे हैं? आर्यन ने दुकानदार को देखकर दुष्टता से मुस्कुराया। ज्यादा इंतजार किए बिना महोत्सव निरीक्षक आर्यन के पास पहुंच गया। नौजवान, क्या आपने ही अभी रिपोर्ट की थी? एक मध्यम आयु का निरीक्षक आया और उसने आर्यन से पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं कि मुझे बेचे गए सामान नकली हैं। मैंने दशकों पुराने जिनसेंग खरीदे थे, लेकिन मुझे जो मिले वो अभी बहुत कम उम्र के हैं। आर्यन ने निरीक्षक को बताया कि लेन देन में उसके साथ धोखा हुआ है। अध्याय 253। अपने हाथ ऊपर करो। दुकानदार डर के मारे लगभग मर ही गया। जिस बात का उसे डर था वही हुआ। ये युवक जानता था कि वो जो जिनसेंग बेच रहा है वो नकली है। अब तक ये व्यक्ति उसके सामने केवल मूर्ख बनने का नाटक कर रहा था। निरीक्षक ने तुरंत जिनसेंग वाले बक्से को देखा और उसकी जांच शुरू की। ये सच है कि जिनसेंग अभी बहुत कच्चा है, यहां तक कि 7 साल से भी कम पुराना है। निरीक्षक भी जड़ी बूटियों का विशेषज्ञ निकला। एक नज़र में ही वो देख सकता था कि दुकानदार द्वारा बेचा गया जिनसेंग बहुत कम उम्र का है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को गलत सामान बेचने की? निरीक्षक ने दुकानदार की ओर उंगली उठाकर डांटा। महोदय, यहां कुछ गलतफहमी हो रही है। इस व्यक्ति ने खुद ही कच्चा जिनसेंग खरीदा था, इसलिए मैंने इसे ये सामान बेचकर कोई गलती नहीं की। दुकानदार ने चतुराई से बात घिमाते हुए कहा कि आर्यन ने जानबूझकर कच्चा जिनसेंग मांगा था। दुकानदार बहुत चालाक था। उसने आसानी से इस तथ्य को तोड़ मरोड़ दिया। झूठे, जाहिर है कि आर्यन ने तुमसे दशकों पुराना जिनसेंग खरीदा था। यहां तक कि तुमने इसके लिए आर्यन से $20 लाख वसूले हैं। ऐश्वर्या ने तुरंत उस निर्लज्ज दुकानदार की ओर इशारा किया। इस व्यक्ति का झूठ देख ऐश्वर्या को घृणा हो रही थी। युवती, अगर तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तो आरोप मत लगाओ। क्या तुम साबित कर सकती हो कि मैंने ये सामान $20 लाख में बेचा है? दुकानदार धीरे से हंसा। वो कभी अपने ग्राहकों को रसीद नहीं देता था और यही अब आर्यन के खिलाफ उसका सबसे बड़ा हथियार बन गया था। तुम?
ऐश्वर्या का स्वर बहुत ठंडा था। उसे इस धोखेबाज से सख्त नफरत हो रही थी। निरीक्षक की स्थिति में उलझ गया कि आखिर यहां गलत कौन है। आर्यन उस दुकानदार को देखकर केवल मुस्कुराया जिसने उसे ठगने की कोशिश की थी। शुरू से ही आर्यन ने सब कुछ तैयार कर रखा था, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वो इस मालिक को उसे धोखा देने की कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। आर्यन ने अपना सेल फोन निकाला। उसने उस बातचीत की रिकॉर्डिंग चलाई जो उसकी दुकानदार के साथ हुई थी। दुकानदार, तो आप इन दशकों पुराने जिनसेंग को कैसे खरीदना चाहते हैं? यदि आप सब कुछ खरीदते हैं तो मैं आपको 30% की छूट दूंगा, जिससे कीमत $20 लाख हो जाएगी। आर्यन, क्या ये सभी जिनसेंग असली और 50 साल से ऊपर के हैं? दुकानदार, बिल्कुल, ये 100% 50 साल से अधिक पुराना है। यहां हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं। आर्यन, ठीक है, मैं ये सब ले लूंगा। क्या आप यहां कार्ड से भुगतान स्वीकार करते हैं? दुकानदार, हे, निश्चित रूप से हम स्वीकार करते हैं। इस रिकॉर्डिंग में आर्यन और दुकानदार के बीच की पूरी बातचीत थी। ऐश्वर्या और निरीक्षक ने ये लेन देन की रिकॉर्डिंग स्पष्ट सुनी। निरीक्षक अब जान गया कि यहां गलत कौन है। तुमने इस महोत्सव के नियमों का उल्लंघन किया है। अनुबंध के अनुसार तुम्हें प्राप्त हुई राशि का 10 गुना वापस करना होगा। इस महोत्सव के सभी विक्रेताओं ने पहले ही आयोजकों के साथ एक अनुबंध स्वाक्षर किया था। ये अनुबंध व्यापारियों की धोखाधड़ी को कम करने के लिए बनाया गया था, ताकि हर व्यापारी अपने उत्पाद बेचने में ईमानदार रहे। उल्लंघन करने वाले पर भारी जुर्माना लगाया जाता था, और जो भुगतान नहीं कर पाते उन्हें कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ता था, जिसमें 25 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान था। निरीक्षक महोदय, मैं गलत नहीं हूं। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मुझे इस व्यक्ति ने फंसाया है। सारा सबूत यहां मौजूद है। अब तुम इससे बच नहीं सकते, और लेन देन का इतिहास मेरे बैंक कार्ड में भी है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। आर्यन ने दुकानदार को बताया कि वो अब और बहाने नहीं बना सकता। इस मालिक ने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया था। आर्यन को धोखा देने के इरादे में वो खुद आर्यन के जाल में फंस गया। ये देख ऐश्वर्या मुस्कुराई। उसने आर्यन की चतुराई और चालाकी की प्रशंसा की। आर्यन ने जिनसेंग इसलिए खरीदा क्योंकि वो जानता था कि ये नकली है। उसने इस घोटालेबाज को ब्लैकमेल करने का एक चतुर तरीका इस्तेमाल किया। अब इस धोखेबाज को आर्यन से मिले पैसों का 10 गुना वापस करना था, जिसका मतलब था कि अगर वो आज़ाद होना चाहता है तो उसे लगभग $2 करोड़ खर्च करने होंगे। तुम्हें इस व्यक्ति के पैसे वापस करने होंगे, अन्यथा तुम्हारी सारी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी और तुम्हारा व्यापार लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। निरीक्षक बहुत सख्त था। दुकानदार का चेहरा पीला पड़ गया। वो इतने पैसे कैसे वापस करेगा? ये उसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। जल्दी करो, वरना तुम्हें लंबे समय तक जेल में रहना होगा। निरीक्षक ने दुकानदार को तुरंत आर्यन के 10 गुना पैसे लौटाने का आदेश दिया। ठीक है, मैं इस आदमी के पैसे 10 गुना वापस कर दूंगा, दुकानदार ने वादा किया। अच्छा, जल्दी करो। निरीक्षक दुकानदार के पैसे वापस करने का इंतजार करने लगा। दुकानदार धीरे से पीछे हटा और नीचे झुका, जैसे वो नीचे से कुछ निकाल रहा हो। ठां, जल्दी अपने हाथ ऊपर करो। दुकानदार ने मेज के नीचे से एक शॉटगन निकाल ली थी। शुरू से ही ये धोखेबाज आर्यन को पैसे वापस नहीं करना चाहता था। उसका प्लान था कि बंदूक दिखाकर सबको डराए और आर्यन के पैसे लेकर भाग जाए। महोत्सव में खरीदारी कर रहे सभी लोग तुरंत फर्श पर झुक गए। वे गोली की आवाज सुनकर बुरी तरह डर गए थे। निरीक्षक ने भी तुरंत अपने हाथ ऊपर कर लिए। उसका काम सामान की जांच करना था। अपराधियों से लड़ने की उसमें क्षमता नहीं थी। इन धोखेबाजों से लड़ने का काम सुरक्षा गार्ड्स का था, लेकिन दुर्भाग्य से निरीक्षक अपने साथ किसी गार्ड को नहीं लाया था। ये निरीक्षक की एक बहुत बड़ी गलती थी। ऐश्वर्या तुरंत आर्यन के पीछे छिप गई। वो दुकानदार को शॉटगन ताने हुए देखकर डर गई थी। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? सपना देखो। हा। ये धोखेबाज जोर से हंसा। एक प्रोफेशनल अपराधी होने के नाते वो हमेशा अपने साथ हथियार रखता था। लखन, सुमेर, जल्दी करो और हमारा सारा सामान कार में ले चलो, हमें यहां से निकलना होगा। धोखेबाज ने अपने आदमियों को दुकान का सामान समेटने को कहा। उन्हें आर्यन से बहुत सारा पैसा मिल गया था। अब उन्हें यहां रुकने की जरूरत नहीं थी। ठीक है बॉस। उसके 2 गुर्गों ने तेजी से दुकान की सभी पिल्स और जड़ी बूटियां पैक करना शुरू किया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोके। सब उस बंदूक से डरे हुए थे। पर आर्यन इन लोगों को भागने नहीं दे सकता था। उन्हें वो पैसा लौटाना ही था जो उन्होंने उससे लूटा था। बिजली जैसी तेज गति से आर्यन उस दुकानदार की ओर बढ़ा जिसने उसे धोखा दिया था। दुकानदार आर्यन के इतनी जल्दी पास आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने घबराहट में अपनी शॉटगन का ट्रिगर दबाने की कोशिश की। अध्याय 254। तुम बहुत चालाक हो। ठां! शॉटगन से फिर से गोली चली।
आह! ऐश्वर्या तुरंत चिल्ला उठी। वो आर्यन की स्थिति को लेकर बहुत डरी हुई थी, जो शॉटगन जैसे हथियार का उपयोग करने वाले दुश्मन से लड़ने की कोशिश कर रहा था। आर्यन दुकानदार द्वारा चलाई गई गोली से एक कदम तेज था। उसने तुरंत दुकानदार के पेट के ठीक बीच में एक जोरदार प्रहार किया। धम! दुकानदार के शरीर के आंतरिक अंग तुरंत चकरा गए, क्योंकि आर्यन का मुक्का बहुत शक्तिशाली था। दुकानदार तुरंत फर्श पर ढेर हो गया। वो अपना दर्द से फटने वाला पेट पकड़कर कराहने लगा। वो अत्यधिक दर्द के कारण तड़प रहा था। दुकानदार के मुंह से भारी मात्रा में खून बहने लगा। बॉस! दो गुर्गे, लखन और सुमेर, जो दुकान में सामान पैक कर रहे थे, तुरंत अपने बॉस की ओर दौड़े। वे दोनों देखना चाहते थे कि दुकानदार की क्या हालत है। धम धम! आर्यन ने तुरंत उन दो लोगों पर भी प्रहार किया जो उसकी ओर आ रहे थे। दुकानदार के उन दोनों आदमियों को आर्यन ने हवा में उड़ा दिया। आर्यन का भारी प्रहार सहते ही वे दोनों तुरंत बेहोश हो गए। आर्यन ने धोखेबाजों के उस समूह को बहुत आसानी से हरा दिया। ये देखकर कि खलनायकों पर काबू पा लिया गया है, सभी लोग फर्श से उठने लगे। उन्हें राहत मिली कि स्थिति फिर से सुरक्षित हो गई है। हर कोई आर्यन द्वारा किए गए इस वीरतापूर्ण कार्य से मंत्रमुग्ध था। आर्यन ने कितनी आसानी से उन बुरे लोगों को जड़ से उखाड़ फेंका था। कृपया सभी लोग रास्ता दें। कुछ ही पलों बाद सुरक्षा गार्ड वहां पहुंच गए। गोली चलने की आवाज सुनने के बाद रक्षक तुरंत उस ओर दौड़े थे। उन्हें लगा कि उस स्थान पर कुछ अनहोनी हो रही है। आर्यन ने उन सुरक्षा गार्डों की ओर देखा जो अभी अभी पहुंचे थे। वे सुरक्षा गार्ड योद्धा यानी कल्टीवेटर्स निकले, जो आध्यात्मिक गहन क्षेत्र यानी स्पिरिट प्रोफाउंड रेंज के शिखर चरण पर थे। ये वास्तव में असामान्य नहीं था, क्योंकि यहाँ कई योद्धाओं से भरा हुआ था। यदि सुरक्षा गार्ड केवल साधारण लोग होते तो वे इस महोत्सव में गड़बड़ी करने वाले योद्धाओं से नहीं लड़ पाते। कृपया इस व्यक्ति को मुकदमे के लिए ले जाएं। इस व्यक्ति ने पारंपरिक औषधि महोत्सव में आने वाले ग्राहकों को धोखा देने की हिम्मत की है। निरीक्षक ने उन दोनों सुरक्षा गार्डों को इन लोगों द्वारा की गई गलतियों के बारे में बताया। उसके लहजे से ऐसा लग रहा था कि निरीक्षक उन दोनों सुरक्षा गार्डों का काफी सम्मान करता है। ठीक है, हम समझ गए। हम इस व्यक्ति को न्याय के लिए ले जाएंगे। दोनों सुरक्षा गार्डों ने तुरंत उस धोखेबाज गिरोह को वहां से हटा दिया। नौजवान, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम निश्चित रूप से तुम्हारे पैसे 10 गुना वापस कर देंगे। बस थोड़ा इंतजार करना होगा। निरीक्षक ने आर्यन को बताया कि पैसा जल्द से जल्द उसके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, आर्यन ने निरीक्षक की ओर सिर हिलाया। उसके बाद आर्यन ने अपना खाता नंबर निरीक्षक को दे दिया। बाद में आर्यन का पैसा सीधे उसके खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। चूंकि समस्या सुलझ गई थी, निरीक्षक जाने ही वाला था कि श्रीमान, 1 मिनट रुकिए। आर्यन ने निरीक्षक को रोका। वो उससे कुछ पूछना चाहता था। क्या बात है? क्या तुम्हें अभी भी किसी चीज की जरूरत है? निरीक्षक ने पूछा कि आर्यन और क्या चाहता है। हाँ, मैं जानना चाहता हूं कि मैं बड़ी मात्रा में दशकों पुराने जिनसेंग कहां से खरीद सकता हूं। आर्यन ने उस व्यक्ति से पूछा कि उसे भारी मात्रा में जिनसेंग कहां मिल सकता है। तुम उस बड़ी इमारत में जा सकते हो। वहां तुम्हें बस वहां मौजूद सेवकों को बताना होगा। वे तुम्हारे लिए मनचाहा जिनसेंग ढूंढ देंगे। और हाँ, उस इमारत में दुर्लभ औषधीय पौधों को पाने के लिए नीलामी भी होने वाली है। निरीक्षक ने महोत्सव के बीच में स्थित एक बहुमंजिला इमारत की ओर इशारा किया। वहां आर्यन वो सब पा सकता था जिसकी वो तलाश कर रहा था। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आर्यन ने उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के लिए आभार व्यक्त किया। आपका स्वागत है। तो अब मैं चलता हूं। निरीक्षक भील में ओझल हो गया। ऐश्वर्या आर्यन के पास आई। तुम भी काफी चालाक हो। तुम उन धोखेबाजों के सामने बस मूर्ख बनने का नाटक कर रहे थे ताकि तुम उन्हें ही बेवकूफ बना सको, है ना? ऐश्वर्या को अब एहसास होने लगा था कि शुरुआत से ही वे धोखेबाज केवल आर्यन की हथेलियों पर नाच रहे थे। शुरुआत से ही वे आर्यन द्वारा छले गए थे। ही, मैं चालाक नहीं हूं। उन्होंने पहले मुझे नकली सामान बेचा, तो जाहिर है कि मुझे उनसे इसकी कीमत वसूलनी थी, क्योंकि उन्होंने मुझे नकली सामान बेचने की हिम्मत की। आर्यन ऐश्वर्या को देखकर धीरे से हंसा। लगता है अब से मुझे तुमसे ज्यादा सावधान रहना होगा, वरना कहीं मैं भी तुम्हारे द्वारा ठगी न जाऊं। इस घटना को देखने के बाद ऐश्वर्या ने आर्यन से और भी ज्यादा सावधान रहने का फैसला किया। शायद तुम्हारी बात सही है। तुम्हें इस भूखे भेड़िए से सावधान रहना चाहिए। आर्यन ने अपना हाथ बढ़ाकर ऐश्वर्या के नितंबों को छुआ। आह! ऐश्वर्या ने हल्का सा कराहते हुए आवाज निकाली जैसे ही आर्यन ने उसे छुआ। ऐश्वर्या जोर से बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती। उसे डर था कि यहां मौजूद लोग उसे न सुन लें। ऐश्वर्या आर्यन से थोड़ी चिढ़ी हुई थी, जो हमेशा उसके शरीर के साथ खेलता रहता था।
ऐश्वर्या आर्यन के स्पर्श का बहुत विरोध नहीं कर पाती थी, जो उसके शरीर में अजीब सा एहसास पैदा कर देता था। आर्यन मान जाओ, जल्दी अपना हाथ हटाओ। अपना गुस्सा निकालने के लिए ऐश्वर्या ने खुद अपने हाथ से आर्यन की कमर पर चुटी काटी। आर्यन सोचने लगा कि क्या ऐश्वर्या के हाथ पंजों से बने हैं? ये स्त्री हमेशा उसे चुटी क्यों काटती रहती है? आर्यन ऐश्वर्या को छोड़ना नहीं चाहता था। उसका हाथ ऊपर गया और उसने ऐश्वर्या की पतली कमर को आलिंगन में ले लिया। हमेशा गुस्सा मत हुआ करो, कभी कभी तुम्हें मजाक भी सहना चाहिए। आर्यन ने ऐश्वर्या से कहा कि वो हर चीज को इतनी गंभीरता से न ले। ऐश्वर्या ने आर्यन को कोई जवाब नहीं दिया, बस उसने अपना सिर झुका लिया। आर्यन पूरी तरह से असहाय था। ऐश्वर्या से निपटना बहुत मुश्किल था। भले ही ऐश्वर्या अब लगभग उसकी ही स्त्री बन गई थी, लेकिन उसका व्यवहार अभी भी ऐसा ही था। चलो उस इमारत की ओर चलते हैं। ऐश्वर्या की कमर को थामे हुए आर्यन ने उसे उस इमारत में चलने के लिए आमंत्रित किया। ऐश्वर्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसने अपना सिर झुकाए रखा। इस समय ऐश्वर्या का चेहरा बहुत लाल हो चुका था। वो अभी भी आर्यन की संगिनी बनने की आदी नहीं हुई थी। ऐश्वर्या वास्तव में आर्यन को पसंद करती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आर्यन के लिए अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करे। ऐश्वर्या वास्तव में उस तरह की स्त्री थी जो अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाती थी। इसी वजह से ऐश्वर्या अभी भी आर्यन के प्रति ठंडी बनी हुई थी। वो वास्तव में अपनी भावनाएं व्यक्त करने में असमर्थ थी। आर्यन और ऐश्वर्या प्रेमियों की तरह चलते हुए पारंपरिक औषधि महोत्सव के बीच में स्थित उस इमारत की ओर गए। अंदर जाने के बाद आर्यन ने देखा कि इस इमारत में बहुत सारे लोग थे। ये लोग महत्वपूर्ण व्यापार कर रहे थे। ऐश्वर्या, मुझे छोड़ो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ऐश्वर्या ने आर्यन से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसे इतने सारे लोगों द्वारा देखे जाने में शर्म आ रही थी। आर्यन को मजबूरी में ऐश्वर्या को अपनी बाहों से छोड़ना पड़ा। जैसे ही वो आर्यन की बाहों से मुक्त हुई, ऐश्वर्या ने तुरंत अपना ठंडा रूप वापस धारण कर लिया। श्रीमान और सुश्री, क्या हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं? एक सेवक आर्यन और ऐश्वर्या के पास आया। ये सेवक ये जानने के लिए आया था कि वे दोनों क्या चाहते हैं। मैं दशकों पुराने जिनसेंग खरीदना चाहता हूँ। मुझे 200 टुकड़े चाहिए। क्या आप उन्हें ढूंढ सकते हैं? आर्यन ने तुरंत अपनी जरूरत बताई। ठीक है श्रीमान, कृपया पहले प्रशासन पूरा कर लें। प्रशासन पूरा होने के बाद हम तुरंत आपके लिए मनचाहा जिनसेंग ढूंढ लेंगे। सेवक ने आर्यन को पहले कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा। अध्याय 255 प्रेमी जोड़ा बनना। आर्यन ने सिर हिलाया और वो ऐश्वर्या के साथ उस सेवक के पीछे चल दिया। सेवक आर्यन और ऐश्वर्या को एक विशेष कमरे में ले गया। कमरे के अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था जो आर्यन की सहायता करने के लिए तैयार था। उस बुजुर्ग ने कमरे में प्रवेश करने वाले आर्यन और ऐश्वर्या की ओर देखा। वो वृद्ध व्यक्ति उन्हें देखकर बड़ी दयालुता से मुस्कुराया। मिस्टर चंद्र, यहाँ कुछ लोग आए हैं जो बड़ी मात्रा में औषधीय पौधे खरीदना चाहते हैं। आशा है कि आप व्यस्त नहीं होंगे। सेवक ने सोफे पर बैठे उस बुजुर्ग के प्रति बहुत सम्मान व्यक्त किया। ठीक है, तुम जा सकते हो। चंद्र नाम के उस बुजुर्ग ने सेवक को वापस अपने स्थान पर जाने को कहा। जी। सेवक ने झुककर अभिवादन किया और कमरे से बाहर चला गया। अब कमरे में केवल आर्यन, ऐश्वर्या और चंद्र नाम के वे बुजुर्ग ही बचे थे। ऐश्वर्या, बहुत समय हो गया, तुम अब पहले से कहीं अधिक परिपक्व हो गई हो। चंद्र ने ऐश्वर्या का अभिवादन किया। मिस्टर चंद्र, बहुत समय बाद मिलना हुआ। ऐश्वर्या ने भी उनका अभिवादन किया। ऐसा लग रहा था कि ऐश्वर्या इस बुजुर्ग को पहले से जानती थी। आर्यन, इनसे मिलो, ये मिस्टर चंद्र हैं। ये मेरे दादाजी के बिजनेस पार्टनर और दोस्त हैं। ऐश्वर्या ने आर्यन का परिचय उस बुजुर्ग से कराया। ये वास्तव में दादाजी सोमेश के परिचित निकले। चंद्र जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम आर्यन है और मैं ऐश्वर्या का मंगेतर हूँ। आर्यन ने अपना परिचय दिया। हा, तो ऐश्वर्या का मंगेतर भी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। चंद्र को अभी पता चला कि ऐश्वर्या की सगाई हो चुकी है। ऐश्वर्या का चेहरा तुरंत शर्म से लाल हो गया। उसने नहीं सोचा था कि आर्यन दूसरों के सामने ऐसी बात कहेगा। ऐश्वर्या के हाथ ने एक बार फिर आर्यन की कमर पर चिटकोटी काटी। आर्यन असहाय था। ऐश्वर्या एक बार फिर उससे चिढ़ गई थी। हाँ ऐश्वर्या, तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? क्या वे अब ठीक हैं? मैं तुम्हें कुछ महान डॉक्टरों से मिलवा सकता हूँ। वे शायद तुम्हारे दादाजी की बीमारी का इलाज कर सकें। चंद्र ने दादाजी सोमेश की सेहत के बारे में पूछा। मिस्टर चंद्र, उसकी अब जरूरत नहीं है। मेरे दादाजी अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। अब उन्हें कोई दर्द नहीं होता। ऐश्वर्या ने उन्हें बताया कि उसके दादाजी ठीक हो चुके हैं और ये सब आर्यन की मदद की वजह से मुमकिन हुआ था। ऐश्वर्या मन ही मन आर्यन की बहुत आभारी थी। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे भी ये सुनकर खुशी हुई कि सोमेश अब स्वस्थ हैं। तो फिर आप दोनों को क्या चाहिए?
आखिरकार चंद्र ने उस व्यवसाय के बारे में बात की जिसे करने के लिए आर्यन और ऐश्वर्या वहां आए थे। मिस्टर चंद्र, मैं 50 साल से अधिक पुराना जिनसिंग खरीदना चाहता हूं और मुझे लगभग 200 टुकड़ों की जरूरत है। दशकों पुराना जिनसिंग? हाँ, ठीक है, हम इसे खोजने की कोशिश करेंगे। आप एक टुकड़े के लिए क्या कीमत देना चाहेंगे? चंद्र ने आर्यन से उसकी बजट सीमा पूछी। कीमत तय होने के बाद इस इमारत का स्टाफ महोत्सव में व्यापारियों द्वारा बेचे जा रहे जिनसिंग को खोजेगा। वे तय कीमत के अनुसार ही खरीदारी करेंगे। यदि कीमत मेल नहीं खाएगी तो वे उसे नहीं खरीदेंगे। कीमत के लिए मैं चाहता हूं कि ये 1.2 लाख डॉलर से कम हो। क्या यह संभव है? बिल्कुल संभव है। मैं अभी वापस आता हूं, आप यहीं इंतजार करें। आर्यन की जरूरतों को नोट करने के बाद चंद्र स्टाफ को निर्देश देने चले गए। इसमें कुछ समय लगने वाला था, इसलिए आर्यन और ऐश्वर्या को वहीं रुकना पड़ा। चंद्र के जाने के बाद आर्यन और ऐश्वर्या के बीच एक भी शब्द नहीं बोला गया। न तो ऐश्वर्या और न ही आर्यन पहले बात करना चाहते थे। भले ही वे दोनों एक जोड़ा थे, लेकिन वहां का माहौल बहुत ही अजीब और तनावपूर्ण लग रहा था। आर्यन इस चुप्पी को और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो ऐश्वर्या से एक सामान्य प्रेमी की तरह बात करना चाहता था। हे ऐश्वर्या, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? आर्यन ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। मैं किस बारे में बात करूं? ऐश्वर्या ने वापस सवाल दाग दिया। आर्यन का चकरा गया। ऐश्वर्या ने उसके सवाल को ही उसकी तरफ उछाल दिया था। वही, हम एक सामान्य प्रेमी की तरह बात कर सकते हैं। तुम हमेशा इतनी ठंडी क्यों रहती हो? क्या तुम एक सामान्य प्रेमिका की तरह मुस्कुराकर बात नहीं कर सकती? आर्यन ने चाहा कि वो सामान्य व्यवहार करे। मुझे नहीं पता कि ऐसी चीजें कैसे की जाती हैं। मैं पहले कभी किसी पुरुष के साथ डेट पर नहीं गई, इसलिए मुझे नहीं पता कि सामान्य प्रेमी आपस में कैसे बातचीत करते हैं। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे सिखाओ। आर्यन मुस्कुराया। ठीक है, हम साधारण चीजों से शुरू करते हैं। क्या तुम मुझसे थोड़े कोमल लहजे में बात कर सकती हो, वैसे ही जैसे तुमने तब किया था जब तुमने मेरी स्त्री बनने का वादा किया था? आर्यन को ऐश्वर्या का वो कोमल स्वर पसंद था जो उसने दादाजी सोमेश को बचाने के बाद यूज किया था। ठीक है, मैं कोशिश करती हूं। आर्यन, नमस्ते। उसका लहजा अभी भी कोमल नहीं था, वो थोड़ा ठंडा ही था। और भी कोमल, तुम कर सकती हो। आर्यन ने उसे प्रोत्साहित किया। ऐश्वर्या ने और जोर लगाया। आर्यन, नमस्ते। इस बार उसकी आवाज बहुत ही मधुर और कोमल थी। हाँ, बहुत अच्छे। जब तुम इतने कोमल स्वर में मुझसे बात करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, अब आगे क्या? ऐश्वर्या ने पूछा। वो और सीखना चाहती थी। अच्छा, तुम मुस्कुराती कैसे हो? मैंने तुम्हें शायद ही कभी मुस्कुराते देखा है। अगर तुम मुस्कुराओगी तो और भी सुंदर लगोगी। क्या तुम्हारा मतलब है कि अभी मैं सुंदर नहीं हूं? ऐश्वर्या का लहजा फिर से ठंडा हो गया। आर्यन ने फिर से गलत कह दिया था। वो केवल उसकी मुस्कुराहट देखना चाहता था, लेकिन ये लड़की बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी। पाठ छोड़ो, चलो सीधे अगले बड़े कदम पर चलते हैं। सूक्ष्म तरीका काम न करते देख आर्यन ने सीधा और एक्सट्रीम रास्ता अपनाया। आर्यन ने ऐश्वर्या की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी ओर खींच लिया। गुस्से में बैठी ऐश्वर्या अचानक इस आलिंगन से चौंक गई। आर्यन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इससे पहले कि ऐश्वर्या अपनी बात पूरी कर पाती, आर्यन ने उसके होठों को चूम लिया। ये दूसरी बार था जब आर्यन ने ऐश्वर्या को चूमा था। ऐश्वर्या ने शुरुआत में विरोध करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उसे इतनी मजबूती से जकड़ रखा था कि वो खुद को छुड़ा नहीं पाई। आर्यन ने बड़ी लालसा के साथ ऐश्वर्या को चूमा। उसके कोमल होठों का एहसास बहुत ही सुखद था। ऐश्वर्या, जो पहले विरोध कर रही थी, धीरे धीरे उस चुंबन की गहराई में खोने लगी। आर्यन के साथ ये एहसास उसे बहुत पसंद आ रहा था। अध्याय 256। 3 बुजुर्गों का पुनर्मिलन। ऐश्वर्या ने अब विरोध करना छोड़ दिया था। उसने आर्यन का साथ देना शुरू कर दिया। अनजाने में ऐश्वर्या ने अपनी जीभ आर्यन के मुंह में डाल दी। ऐश्वर्या अब अपना असली स्वभाव दिखाने लगी थी। ऐश्वर्या उस चुंबन का आनंद लेना चाहती थी जो उसने एक बार आर्यन के साथ किया था। उस समय आर्यन ने अपनी जीभ उसके मुंह में डाली थी, अब ऐश्वर्या की बारी थी। आर्यन ने स्वाभाविक रूप से ऐश्वर्या की जीभ का स्वागत किया। दोनों एक दूसरे में उलझने लगे। इस कमरे में ऐश्वर्या और आर्यन का जुनून बढ़ने लगा था। ऐश्वर्या को अब अपने आसपास की किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो बस आर्यन के साथ इस पल का आनंद लेना चाहती थी। आखिरकार ऐश्वर्या का वो ठंडा मुखौटा उतर गया। ऐसा लगता था कि उसका वो ठंडा व्यवहार हटाना बहुत आसान था। आर्यन को बस उसे थोड़ा उत्तेजित करने की जरूरत थी। आर्यन और ऐश्वर्या 15 मिनट तक चूमते रहे। तृप्त होने के बाद आखिरकार उनके होंठ अलग हुए। ऐश्वर्या, आखिरकार तुमने अपना ईमानदार और उत्साही पक्ष दिखा ही दिया, आर्यन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। ऐश्वर्या का चेहरा अब सेब की तरह लाल था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो आर्यन के साथ इस तरह बहक जाएगी, लेकिन उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि आर्यन के साथ वो एहसास बहुत सुखद था। वो इसे और जारी रखना चाहती थी।
मैं कोई उत्साही महिला नहीं हूं, तुम ही बहुत कामुक हो जो अचानक मुझे चूमने लगे। शर्माते हुए ऐश्वर्या ने आर्यन की बात को टालने की कोशिश की। ही, ऐश्वर्या, जो ईमानदार और उत्साही है वो बहुत सुंदर लगती है, मुझे वो पसंद है, आर्यन ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन की बात सुनकर ऐश्वर्या का चेहरा शर्म के मारे तपने लगा था। उसने कभी इतना शर्मिंदा महसूस नहीं किया था। वो आर्यन की तारीफ से खुश भी थी और लज्जित भी। आर्यन को ऐश्वर्या के साथ रहना बहुत पसंद था। वो उसके शरीर की कुंवारी यिन की आभा को सोख पा रहा था। खटखट खटखट, किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही क्षणों बाद कमरे में कई लोग दाखिल हुए। अंदर आने वाले व्यक्ति दादाजी सोमेश और उनकी उम्र के ही एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे। ओह आर्यन, तुम यहां पहुंच भी गए, बहुत तेज हो। सोमेश थोड़े हैरान थे कि आर्यन उनसे पहले ही यहां पहुंच गया। दादाजी सोमेश, हम भी यहां कुछ ही समय पहले पहुंचे हैं। आर्यन ने उन्हें देखकर एक फीकी मुस्कान दी। आर्यन के बगल में ऐश्वर्या ने अपना सिर झुका लिया था। वो सीईओ जो हमेशा ठंडी और सख्त रहती थी, इस समय उसका चेहरा शर्म से लाल था। वो अपने दादाजी के सामने ये चेहरा नहीं दिखा सकती थी। सोमेश ने देखा कि ऐश्वर्या भी यहां है। उन्हें लगा कि वो दोनों साथ ही यहां आए हैं। सोमेश खुद ये देखकर काफी हैरान थे कि ऐश्वर्या ऐसी जगह आना चाहती थी, क्योंकि आमतौर पर उनकी पोती को ऐसी भीड़-भाड़ वाली जगह पर लाना बहुत मुश्किल था। उन्हें लगा कि इन दोनों के बीच संबंध काफी आगे बढ़ चुके हैं, वरना ऐश्वर्या यहां आने के लिए कभी तैयार नहीं होती। आर्यन, इनसे मिलो, ये पंकज दुबे हैं। ये दवा के बाजार में मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने ही तुम्हें यहां आने की सलाह दी थी। सोमेश ने अपने साथ आए बुजुर्ग का परिचय कराया। नमस्ते मिस्टर पंकज, मेरा नाम आर्यन है। तो तुम ही हो जिसने सोमेश को ठीक किया है। तुम अभी बहुत छोटे हो, लेकिन तुम्हारा चिकित्सा कौशल बहुत महान है। पंकज ने नहीं सोचा था कि सोमेश को बचाने वाला व्यक्ति इतना युवा होगा। तारीफ के लिए धन्यवाद, आर्यन मुस्कुराया। पंकज ने आर्यन की ओर सिर हिलाया। तो चंद्र कहाँ है? सेवक ने कहा था कि वो इसी कमरे में है। मिस्टर चंद्र फिलहाल मेरे लिए दशकों पुराना जिनसिंग खोजने गए हैं, वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो फिर उनके लौटने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दादाजी सोमेश और मिस्टर पंकज चंद्र के लौटने का इंतजार करने लगे। 20 मिनट बाद चंद्र आखिरकार कमरे में वापस आ गए। जब वे अंदर आए तो सोमेश और पंकज को देखकर हैरान रह गए। ही, सोमेश, पंकज, तुम दोनों का यहां आना दुर्लभ है। तुम सबको मेरी याद आ गई। सोमेश खुलकर हंसे। तीनों बुजुर्गों का एक संक्षिप्त पुनर्मिलन हुआ। आर्यन ने उनके बीच दखल नहीं दिया। कुछ ही क्षणों बाद कुछ कर्मचारी कमरे में आए और वे अपने साथ कई बक्से लाए। उन बक्सों में वो जिनसिंग था जो आर्यन चाहता था। कर्मचारियों ने मेज पर जिनसिंग रख दिया। आर्यन उनके पास गया और जांच की। वो ये सुनिश्चित करना चाहता था कि वो सभी असली हों। जांच के बाद पता चला कि वो सभी 50 साल से अधिक पुराने और उच्च गुणवत्ता के थे। ये कुल राशि है जो आपको चुकानी है। चंद्र ने रसीद आर्यन को थमा दी। कुल कीमत $2 करोड़ यानी 20 मिलियन से कुछ कम थी। इसके अलावा आर्यन को कुछ $1000 ट्रांजैक्शन शुल्क के रूप में भी देने थे। आर्यन को अपनी मनचाही चीज मिल गई थी, इसलिए उसने तुरंत बिल का भुगतान कर दिया। आपके साथ व्यापार करके खुशी हुई। भुगतान पूरा होने के बाद अब वो सारा जिनसिंग आधिकारिक तौर पर आर्यन का हो गया। इस जिनसिंग के साथ आज रात आर्यन अपने कीमियागरी कौशल का अभ्यास कर सकता था। तभी सेवक कमरे में आया। मिस्टर चंद्र, नीलामी जल्द ही शुरू होने वाली है। आशा है कि आप जल्द ही मुख्य हॉल में आएंगे। ठीक है, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। हे चंद्र, क्या इस बार नीलामी में कोई दुर्लभ औषधीय पौधा या पिल बिकने वाली है? बिल्कुल है। यहां तक कि जो मुख्य वस्तु नीलाम की जाएगी वो इस दुनिया में बहुत रेयर है। निश्चित रूप से उसे पाने के लिए बहुत लोग लड़ेंगे। तो फिर इंतजार किस बात का, चलिए वहां चलते हैं। पंकज ने सबको हॉल की ओर चलने को कहा। आर्यन, क्या तुम हमारे साथ आना चाहते हो? सोमेश ने उसे आमंत्रित किया। दादाजी सोमेश, मैं पहले इस जिनसिंग को संभालना चाहता हूं। मैं बाद में आपके पीछे आऊंगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। ऐश्वर्या ने हाथ बटाना चाहा। तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम दादाजी के साथ जाओ, वैसे भी ये काफी भारी है। आर्यन ने उसे मना कर दिया। ऐश्वर्या को मजबूरी में अपने दादाजी के साथ जाना पड़ा। जब सब चले गए तो आर्यन ने तेजी से सारा जिनसिंग परिद्वार के स्टोरेज रूम में छिपा दिया। उसके बाद वो मुख्य हॉल की ओर चल दिया। अध्याय 257। कामिनी जाग गई। जब आर्यन ऐश्वर्या और बाकी लोगों के पीछे जाने ही वाला था, तभी उसके ठीक सामने एक तेज रोशनी प्रकट हुई। उस मध्यम रोशनी के छटते ही आर्यन के सामने एक छोटी लड़की खड़ी थी, जिसने गॉथिक शैली के काले कपड़े पहने हुए थे। ये छोटी लड़की निश्चित रूप से कामिनी यिन यंगर थी। कामिनी अपनी आंखें मलने लगी। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी सोकर उठी है। मास्टर, मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन चाहिए। कामिनी आर्यन के पास गई। आर्यन की सहमति का इंतजार किए बिना कामिनी ने सीधे आर्यन की गर्दन पर काट लिया और उसका ताज़ा खून चूसने लगी। सड़प 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 कामिनी ने आर्यन का खून पीना शुरू कर दिया। आर्यन पूरी तरह असहाय था। उसे अपनी तलवार की आत्मा कामिनी का भोजन बनना पड़ा।
भरपेट खून चूसने के बाद कामिनी ने अपने दांत आर्यन की गर्दन से हटा लिए। आखिरकार कामिनी का पेट भर गया था। मास्टर का रक्त बहुत स्वादिष्ट है, मुझे ये बहुत पसंद है। कामिनी ने आर्यन के शरीर को गले लगा लिया। उसे आर्यन के शरीर का रक्त बहुत प्रिय था। यही उसका सबसे पसंदीदा आहार था। अगर तुम्हारा पेट भर गया है तो अब अपने स्थान पर वापस लौट जाओ। आर्यन ने कामिनी को अपने भीतर वापस जाने को कहा, क्योंकि वो नीलामी में शामिल होना चाहता था। क्यों? मैं यहाँ और देर तक रुकना चाहती हूँ, ये स्थान बहुत असाधारण है। कामिनी ने चारों ओर देखा। उसने कई ऐसी वस्तुएं देखीं जो उसने पहले कभी नहीं देखी थीं। आर्यन ने बहुत कोशिश की कि वो कामिनी को वापस अपने भीतर भेज दे, लेकिन दुर्भाग्य से उसके सारे प्रयास व्यर्थ रहे। वो तलवार की आत्मा वापस जाने को तैयार नहीं थी। उस छोटी लड़की ने आर्यन के आदेशों को मानने से साफ इनकार कर दिया। मास्टर, रुक जाइए, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। आपने इस लड़की के साथ जो अनुबंध किया है वो पूर्ण नहीं है, इसलिए आप इस तलवार की आत्मा को अपनी इच्छानुसार आदेश नहीं दे सकते। अवनी ने आर्यन को बताया कि कामिनी के साथ उसका अनुबंध ऐसा नहीं है कि वो उसकी हर आज्ञा का पालन करे। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? आर्यन ने पूछा कि वो कामिनी की इस जिद से कैसे निपटें। जैसे आप किसी छोटी बच्ची को बहलाते फुसलाते हैं वैसे ही कोशिश कीजिए। ही अवनी ने आर्यन का मजाक उड़ाते हुए कहा। कामिनी, चलो वापस सोने चलो। अगर तुम अभी मेरी बात मानोगी तो मैं तुम्हें बाद में बहुत अच्छा भोजन दूंगा। आर्यन ने उसे फुसलाने का प्रयास किया। नहीं, मुझे यहीं रहना है। कामिनी ने अपना सिर झुका लिया और आर्यन के प्रलोभन को ठुकरा दिया। आर्यन लाचार था। इस आत्मा लड़की को मनाना बहुत कठिन था। कामिनी उसकी बात बिल्कुल नहीं सुन रही थी। वाह, ये क्या है मास्टर? ये चमकती हुई चीज क्या है? ऊपर लगे एक बिजली के बल्ब को देखने दौड़ी। उसने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। ये एक बिजली का बल्ब है। जब इसमें बिजली प्रवाहित होती है तो ये तेज रोशनी देता है। क्या मैं इसे ले सकती हूँ? कामिनी वो चमकता हुआ बल्ब अपने साथ ले जाना चाहती थी। नहीं, अगर तुम इसे निकाल लोगी तो ये फिर कभी नहीं चमकेगा। आर्यन ने कामिनी की बात सुनकर सिर हिलाया। वाह, अब ये क्या है? इस बार कामिनी को एक और नई चीज मिली और उसने फिर से आर्यन से सवाल किया। ये भी एक बल्ब है, बिजली मिलने पर यह रोशनी देता है। आर्यन ने दोबारा समझाया। क्या मैं इसे ले लूं? कामिनी फिर से वही चमकता हुआ बल्ब मांगने लगी। नहीं, इसे लेने पर यह रोशनी नहीं देगा। आर्यन ने फिर से टोका। कामिनी ने फिर सिर हिलाया। वाह, और ये क्या है? इस बार उसे कुछ और नया दिखा। आर्यन धैर्यपूर्वक कामिनी द्वारा दिखाई गई हर चीज के बारे में बताता रहा। कामिनी को वो सारी चीजें बहुत पसंद आ रही थीं जिन्हें वो पहली बार देख रही थी। अब जल्दी वापस चलो, मुझे एक स्थान पर जाना है। आर्यन ने एक बार फिर से कामिनी को वापस भेजने की कोशिश की। कहाँ जाना है? मैं भी साथ चलूंगी। कामिनी आर्यन के साथ जाने की जिद करने लगी। ये देखते हुए कि कामिनी वापस जाने वाली नहीं है, आर्यन हार मान गया। ठीक है, लेकिन कोई गड़बड़ मत करना और शांत रहना, समझी? कामिनी ने आर्यन से वादा किया कि वो कोई तमाशा नहीं करेगी। अच्छा, अब चलो। आर्यन ने कामिनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ मेन हॉल की ओर ले गया। रास्ते में कुछ लोग उसे और कामिनी को देख रहे थे। कामिनी के गौथिक कपड़े बहुत ही अलग और आकर्षक थे, जिसने वहां से गुजरने वाले कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। लोगों को लगा कि कामिनी कोई वेशभूषा प्रतियोगिता कर रही है, जबकि ये वास्तव में उसकी पसंदीदा पोशाक थी। बीच बीच में कामिनी आर्यन से उन वस्तुओं के बारे में पूछती रही जिनमें उसे रुचि हो रही थी। आर्यन बहुत ही धैर्य के साथ उन नन्ही लड़की के हर सवाल का जवाब दे रहा था। कुछ देर चलने के बाद आखिरकार वो उस मुख्य हॉल में पहुंचे जहां नीलामी हो रही थी। ये हॉल बहुत विशाल था, जहां हजारों कुर्सियां करीने से सजी थीं। वहां सैकड़ों लोग पहले से ही अपनी सीटों पर बैठे थे, जिनमें से कई शक्तिशाली योद्धा थे। हॉल में कुछ अलग कैबिन भी बने थे जो वीआईपी रूम लग रहे थे। वे कैबिन उन विशिष्ट सम्मानित विद्वानों से भरे थे जो स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म से लेकर अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के स्तर के योद्धा थे। ऐसा लग रहा था कि आज यहाँ कुछ बहुत ही दुर्लभ वस्तुएं आने वाली हैं, अन्यथा इतने शक्तिशाली योद्धाओं का यहाँ आना संभव नहीं था। आर्यन ने दादाजी सोमेश और ऐश्वर्या को ढूंढना शुरू किया। ऐश्वर्या बीच की पंक्ति में दादाजी सोमेश और पंकज के साथ बैठी थी। जैसे ही आर्यन को उनका स्थान मिला, वो कामिनी को लेकर ऐश्वर्या के पास पहुंचा। आर्यन, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? ऐश्वर्या ने पूछा कि क्या उसने पहले खरीदे हुए जिनसेंग को व्यवस्थित कर लिया है। हाँ, बिल्कुल हो गया, आर्यन ने उत्तर दिया और कामिनी को ऐश्वर्या के बगल में खड़ा कर दिया। आर्यन के साथ उस रहस्यमयी छोटी लड़की को अजीब कपड़ों में देखकर ऐश्वर्या की जिज्ञासा बढ़ गई कि आखिर ये बच्ची कौन है। आर्यन, ये छोटी बच्ची कौन है? ऐश्वर्या ने तुरंत सवाल किया। ये कामिनी है, ये मुझे सड़क पर मिली और अचानक जिद करने लगी कि उसे मेरे साथ आना है। आर्यन ने मनगढ़ंत बहाना बनाया। वो ये नहीं बता सकता था कि कामिनी उसकी तलवार की आत्मा है। ओ अच्छा, ऐश्वर्या ने संदेह के साथ सिर हिलाया। हे सुंदर दीदी, क्या आप मास्टर की एक और औरत हैं? कामिनी ने अचानक एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे सबके होश उड़ गए। ये सुनते ही आर्यन ने तुरंत नन्ही कामिनी का मुंह अपने हाथों से बंद कर लिया। ऐश्वर्या ने हैरानी से अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आर्यन की एक और औरत, इसका क्या मतलब है?
तुमने ऐसा क्यों कहा छोटी बच्ची? तुम किसे मास्टर कह रही हो? ऐश्वर्या ने कामिनी से सवाल किया। ऐश्वर्या, इस बच्ची की बकवास पर ध्यान मत दो, ये थोड़ी मानसिक रूप से अजीब है। आर्यन ने मन ही मन कामिनी को दसियों बार कोसा। उसे लग रहा था कि उसे साथ लाना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। अध्याय 258 सुंदर नीलामी करता। मैं तुमसे नहीं पूछ रही हूँ, मैं इस छोटी बच्ची से पूछ रही हूँ, ऐश्वर्या ने आर्यन की बात काटते हुए कहा। वो कामिनी द्वारा अभी अभी कही गई बात का मतलब समझना चाहती थी। ये बुरा हुआ। ऐश्वर्या अब आर्यन पर संदेह करने लगी थी। कामिनी, इस सुंदर स्त्री के सामने मुझे कभी मास्टर मत कहना, समझी? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें अपना खून नहीं पीने दूंगा। आर्यन ने अपनी टेलीपैथी यानी मानसिक संदेश के जरिए कामिनी को चेतावनी दी कि वो उनके रिश्ते का खुलासा न करे। आर्यन थोड़ा चिंतित था कि कामिनी क्या कह देगी। कामिनी एक शरारती तलवार की आत्मा थी और उसे डर था कि वो ऐश्वर्या के सामने सब कुछ सच सच बता देगी। कामिनी ने बस सिर हिलाया। उसे आर्यन की बात पूरी तरह समझ नहीं आई थी। मास्टर तो मास्टर हैं, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो मुझे रोज अच्छा खाना देते हैं। कामिनी ने केवल मास्टर शब्द का इस्तेमाल किया, आर्यन का नाम नहीं लिया। कामिनी की बातें सुनकर आर्यन को थोड़ी राहत मिली। शुक्र है कि इस लड़की ने उसका नाम नहीं लिया। ऐश्वर्या कामिनी की बातों से और भी उलझ गई थी। उसे लगा कि आर्यन सही कह रहा था। शायद ये छोटी बच्ची वाकई थोड़ी अजीब और सिरफिरी है। कामिनी से जवाब मिलने के बाद ऐश्वर्या ने आगे सवाल नहीं किए। उसने अपना ध्यान फिर से मंच की ओर लगाया, क्योंकि जल्द ही नीलामी शुरू होने वाली थी। कामिनी, अब से मुझे मास्टर मत कहना, तो मुझे बस आर्यन कहकर बुलाना, समझी? ठीक है, मैं समझ गई। कामिनी ने सिर हिलाया। बहुत अच्छे। आर्यन खुश था कि कामिनी उसकी बात मान रही थी। देवियों और सज्जनों, पारंपरिक औषधि महोत्सव की इस वार्षिक नीलामी में आप सभी का स्वागत है। आयोजकों के प्रतिनिधि के रूप में मैं इस नीलामी में शामिल होने के लिए आप सभी का हृदय से आभारी हूं। भाषण देने वाला व्यक्ति चंद्र था। चंद्र महोत्सव आयोजक समिति के प्रतिनिधि थे। इस बार हम बड़ी मात्रा में औषधीय पौधों, पिल्स यानी गोलियों और पिल्स बनाने के उन नुस्खों की नीलामी करेंगे जो आपको जीवन में शायद ही कभी देखने को मिलते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के नीलामी शुरू करते हैं और इस बार की नीलामीकर्ता का स्वागत करते हैं। चंद्र ने नीलामीकर्ता को मंच पर आमंत्रित किया। तालियां, तालियां, तालियां। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक बैंगनी रंग की पोशाक पहने एक अत्यंत सुंदर स्त्री मंच पर आई। इस स्त्री के बाल लंबे और सुंदर थे, चेहरा बहुत ही आकर्षक और शरीर सुडौल था। उसके वक्ष स्थल का आकार काफी बड़ा यानी एफ कप था, जो उसकी सुंदरता में 4 चांद लगा रहा था। उसकी गरिमामयी उपस्थिति ने वहां मौजूद सभी पुरुषों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यहां तक कि कुछ युवक तो उसे देखते ही लार टपकाने लगे। आर्यन इस स्त्री को बहुत अच्छी तरह जानता था। वो संध्या थी, जो प्रिया की बचपन की सहेली थी। वो हैरान था कि ये स्त्री यहाँ नीलामीकर्ता के रूप में क्या कर रही है। नमस्ते आप सभी को, मेरा नाम संध्या है। मैं इस वार्षिक नीलामी में आपका मार्गदर्शन करूंगी। वाह देवी! कुछ लोग पागलों की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगे। आर्यन को इस बात का कोई मलाल नहीं था कि संध्या ने वहां मौजूद लोगों पर अपनी सुंदरता का जादू चलाना शुरू कर दिया था। वहां मौजूद कई युवक आसानी से संध्या के सम्मोहन तकनीक के प्रभाव में आ रहे थे। हालांकि हर कोई उसके प्रभाव में नहीं था। कुछ लोग अभी भी होश में थे और दूसरों की तरह चिल्ला नहीं रहे थे। देवी संध्या, क्या आज रात हम किसी आलीशान होटल में साथ डिनर कर सकते हैं? देवी संध्या, मेरी प्रेमिका बन जाओ, मैं वादा करता हूं कि तुम हमेशा खुश रहोगे। देवी संध्या, मुझसे शादी कर लो, मेरे पास जो कुछ भी है मैं तुम्हें दे दूंगा। एक एक करके युवक संध्या के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। आप सभी का धन्यवाद, मैं आपके प्रस्तावों पर विचार करूंगी। वाह, हमारी देवी कितनी महान है! सभी युवक उत्साह से चिल्ला उठे। वे सभी संध्या को बहुत पसंद कर रहे थे, क्योंकि उसकी सुंदरता किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी। आर्यन उन लोगों को देखकर मन ही मन हंसा, जो संध्या के सम्मोहन जाल में आसानी से फंस रहे थे। अब संध्या उन्हें आसानी से लूट सकती थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि नीलामीकर्ता संध्या को बनाया गया था। इसके पीछे एक गहरा उद्देश्य था। संध्या के सम्मोहन तकनीक के कारण यहां मौजूद हर व्यक्ति को सावधान रहने की जरूरत थी, कहीं ये लोमड़ी जैसी चालाक स्त्री उन्हें कंगाल न कर दे। ऐश्वर्या ने उम्मीद नहीं की थी कि संध्या के आते ही माहौल इतना शोरगुल वाला हो जाएगा। लगभग सभी युवक मंच पर मौजूद संध्या के दीवाने हो रहे थे। ऐश्वर्या ने तिरछी नजर से आर्यन की ओर देखा। वो देखना चाहती थी कि आर्यन भी संध्या की सुंदरता के प्रभाव में आया है या नहीं। उसके बगल में आर्यन बड़े आराम से बैठा था और लोगों की इस मूर्खता को देख रहा था। आर्यन, तुम अकेले ऐसे युवक हो जो उस सुंदर स्त्री को देखकर भी उत्तेजित नहीं हो रहे हो? ऐश्वर्या ने पूछा। उस पूरे हॉल में केवल आर्यन ही ऐसा युवक था जो संध्या को देखकर विचलित नहीं हुआ था। उत्तेजित होकर क्या करूंगा? मेरे बगल में तो पहले से ही एक देवी जैसी सुंदर स्त्री बैठी है। मैं उन स्त्रियों को क्यों देखूं जिन्हें मैं पा ही नहीं सकता? आर्यन ने अपने हाथ को बढ़ाकर ऐश्वर्या की कमर को अपनी ओर खींच लिया। आर्यन की ये तारीफ सुनकर ऐश्वर्या का मन खुशियों से भर गया। वो ये देखकर बहुत प्रसन्न थी कि आर्यन संध्या जैसी चालाक स्त्री के प्रभाव में नहीं आया।
आया। ऐश्वर्या के मन में आर्यन के लिए प्यार और बढ़ गया। दूसरी ओर कामिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये बहुत ही हास्यास्पद होता अगर आर्यन संध्या के सम्मोहन तकनीक में फंस जाता। ये तो मानना ही पड़ेगा कि संध्या एक सुंदर स्त्री थी, लेकिन आर्यन को उसका ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो हर युवक को अपने सम्मोहन जाल में फंसाकर उनके साथ खेलती थी। संध्या अपनी सुंदरता का उपयोग पुरुषों के दिल के साथ खेलने के लिए करती थी। स्कूल में भी उसकी छवि ऐसी ही थी। वो पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करती और जब वे उसके प्यार में पागल हो जाते तो वो उन्हें बीच रास्ते में छोड़ देती। पुरुषों का दिल तोड़ना उसे खुशी देता था। संध्या ये देखकर संतुष्ट थी कि हॉल में मौजूद सभी युवक उसके वश में आ चुके हैं। ऐसे लोगों को वो आसानी से अपनी उंगलियों पर नचा सकती थी। संध्या ने हॉल में चारों ओर नजर घुमाई। बीच की पंक्ति में उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। संध्या की नजर सीधे आर्यन पर टिकी। यही वो इकलौता पुरुष था जिसने उसके दिल को उलझन में डाल दिया था। पिछली घटना के बाद न जाने क्यों संध्या के दिल और दिमाग में अक्सर आर्यन की परछाई छाई रहती थी। ऐसा लगता था जैसे आर्यन की रूह उसके दिल और दिमाग पर छप गई हो। संध्या को अपनी ओर घूरते देख आर्यन ने भी उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे देखा। आर्यन को इस तरह घूरते देख संध्या का चेहरा अचानक सेब की तरह लाल हो गया। उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ फेर ली। आर्यन के उस आकर्षक चेहरे को देखकर संध्या को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अध्याय 259 अग्निपक्ष फल। ठीक है, चलिए पहली वस्तु की नीलामी शुरू करते हैं। आर्यन के ख्यालों से अपना ध्यान हटाने के लिए संध्या ने नीलामी शुरू करने का फैसला किया। इस वस्तु का नाम इंद्रधनुषी पुष्प है। इस फूल की प्रत्येक पंखुड़ी पर 7 रंग होते हैं। इस इंद्रधनुषी पुष्प का कार्य कमजोर शरीर की जीवन शक्ति यानी वाइटैलिटी को बढ़ाना है। आपको बस इस फूल को गुनगुने पानी में उबालना है और फिर उसे पीना है। इसे पीने के बाद मैं गारंटी देती हूं कि आप रात भर बिस्तर पर शक्तिशाली बने रहेंगे। बहुत ही कामुक अंदाज में संध्या ने इंद्रधनुषी पुष्प के कार्यों के बारे में बताया। इस पुष्प के कार्य सुनकर कई लोग तुरंत उत्साहित हो गए। यहाँ कुछ लोगों की जीवन शक्ति कमजोर थी। उनमें से अधिकांश ने अपनी युवावस्था में ही अपनी शक्ति खो दी थी। उन्हें अपने लिए इस फूल की आवश्यकता थी। वे सभी इंद्रधनुषी पुष्प के लिए बोली शुरू होने का इंतजार करने लगे। आर्यन ने संध्या को देखा जो इंद्रधनुषी पुष्प के कार्यों की व्याख्या कर रही थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि औषधीय पौधों के बारे में संध्या का ज्ञान इतना व्यापक होगा। देवियों और सज्जनों, इस पुष्प की शुरुआती कीमत $2 लाख है। कृपया बोली शुरू करें। संध्या ने इंद्रधनुषी पुष्प की कीमत खोली। $5 लाख, $9 लाख, $11 लाख, $13 लाख, $16 लाख, $16,50,000, $17 लाख, $19 लाख। लोग इन फूलों पर बोली लगाने लगे, जिनमें से अधिकांश सौदेबाजी करने वाले वे बुजुर्ग थे जिनकी उम्र हो चुकी थी। यहाँ तक कि दादाजी सोमेश के बगल में बैठे पंकज दुबे ने भी इंद्रधनुषी फूलों पर बोली लगाना शुरू कर दिया। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और बोली लगती रही जब तक कि इंद्रधनुषी पुष्प की कीमत $29 लाख तक नहीं पहुंच गई। इस तरह के एक फूल के लिए ये बहुत बड़ी संख्या थी। आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि इंद्रधनुषी पुष्प की इतनी महंगी सराहना की जाएगी, जबकि इस फूल की जीवन शक्ति बढ़ाने का प्रभाव केवल कुछ महीनों तक रहता था। प्रभाव खत्म होने के बाद जीवन शक्ति फिर से कमजोर हो जाती। खैर, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ के लोग बहुत अमीर थे। इन रईसों के लिए $30 लाख कुछ भी नहीं थे। जब तक उन्हें अपने शरीर की शक्ति वापस मिल रही थी, वे बहुत ऊंची कीमत चुकाने को तैयार थे। क्या अब और कोई बोली नहीं लगाना चाहता? संध्या ने वहां मौजूद सभी लोगों से पूछा। सब चुप रहे। वे पहली ही वस्तु पर पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते थे। ये देखते हुए कि कोई और बोली नहीं लगाएगा, संध्या ने विजेता का फैसला किया। सीट नंबर 145 वाले सज्जन को इंद्रधनुषी पुष्प प्राप्त करने के लिए बधाई हो। एक मधुर मुस्कान के साथ संध्या ने 145 नंबर वाले विजेता को बधाई दी। संध्या, ठीक है, चलिए अगली वस्तु की ओर बढ़ते हैं। संध्या दूसरी वस्तु पर आई। ये लीगोंग फल है। आप सभी यहाँ इस फल के कार्य को जानते होंगे, इसलिए मैं आपको इसकी बहुत विस्तार से व्याख्या नहीं करूंगी। लीगोंग फल की शुरुआती कीमत $1 लाख है। संध्या ने इस दूसरी वस्तु की नीलामी शुरू की। आर्यन ने इस लीगोंग फल को और अधिक स्पष्ट रूप से देखा। आर्यन को महसूस हुआ कि ये वो लीगोंग फल नहीं है जिसका उपयोग बाहरी घावों को बहुत जल्दी भरने के लिए किया जाता है। ये निश्चित रूप से एक अग्निपक्षी फल है जो अभी पूरी तरह से पका नहीं है। शायद इसका आकार वास्तव में लीगोंग फल के समान है, लेकिन एक सूक्ष्म अंतर है जो दोनों को अलग बनाता है और ये सामान्य लोगों द्वारा बहुत कम जाना जाता है। ये फल इस दुनिया में बहुत दुर्लभ है। ये फल इसे खाने वाले लोगों की आंतरिक अग्नि की शक्ति को बढ़ा सकता है। ये आर्यन के लिए बहुत उपयोगी था, जिसके पास आंतरिक अग्नि की शक्ति है। ऐसा लगता था कि नीलाम पक्ष नीलाम की जाने वाली वस्तुओं के मूल्यांकन में बिल्कुल भी पूरी तरह से सक्षम नहीं था। ये आर्यन के लिए एक अच्छा अवसर था। अग्निपक्षी फल एक बहुत ही दुर्लभ फल था। किसी के लिए अपने जीवन में इस फल से मिलना बहुत ही दुर्लभ बात थी। $10 लाख। आर्यन बोली शुरू करने वाला पहला व्यक्ति था।
लीगोंग फल पर किसी को इतनी महंगी बोली लगाते देखकर हर कोई चकित रह गया। बाजार में लीगोंग फल की कीमत केवल 3 लाख से 5 लाख डॉलर के आसपास थी। आखिर वो कौन मूर्ख था जिसने इतनी महंगी बोली लगाई? सोमेश ने नहीं सोचा था कि आर्यन लीगोंग फल के लिए इतनी ऊंची कीमत लगाएगा। वास्तव में आर्यन क्या सोच रहा था? उसने बाजार से दुगनी कीमत पर फल क्यों खरीदा? हालांकि सोमेश को आर्यन पर संदेह नहीं था, इसके पीछे निश्चित रूप से कोई कारण होना चाहिए था। सबकी नजरें तुरंत आर्यन की ओर मुड़ गईं। हर कोई ये नहीं जानता था कि ये व्यक्ति वास्तव में मूर्ख है या उसके पास बहुत सारा पैसा है। आर्यन द्वारा ऊंची कीमत पर सौदा करने के बाद अब किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कीमत बढ़ाए। बाजार से दुगनी कीमत पर कौन वस्तु खरीदना चाहेगा? बोली लगाने वाले व्यक्ति को आर्यन के रूप में देखकर संध्या को थोड़ा अजीब लगा। क्या और कोई नहीं है जो बोली लगाना चाहता? संध्या ने हॉल में पूछा। सब चुप रहे। कोई भी आर्यन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। युवा मास्टर आर्यन को लीगोंग फल प्राप्त करने के लिए बधाई हो। एक मधुर मुस्कान के साथ संध्या ने आर्यन को बधाई दी। संध्या ने अनजाने में आर्यन का असली नाम पुकार लिया। संध्या को केवल उस सीट का नंबर बताना चाहिए था जिस पर आर्यन बैठा था, लेकिन इसके बजाय उसने सबके सामने आर्यन के असली नाम का उल्लेख कर दिया। जब उनके दिलों की देवी संध्या ने विजेता को उसके असली नाम से पुकारा तो हर कोई चकित रह गया। क्या देवी संध्या इस व्यक्ति को जानती थी? वहां मौजूद सभी युवकों की चुपती हुई नजरें तुरंत आर्यन पर पड़ी। यहां तक कि ऐश्वर्या ने भी उसे चुपती हुई नजरों से देखा। आर्यन, बेहतर होगा कि तुम मुझे इस बारे में बताओ, ये लोमड़ी जैसी औरत तुम्हें कैसे जानती है? ऐश्वर्या ने तुरंत पूछा कि संध्या आर्यन को कैसे जानती है। धत्तकर्म संध्या, उसे ऐसी स्थिति में मेरा नाम क्यों लेना था? अपने दिल में आर्यन ने संध्या को खुद को पब्लिक एनिमी बनाने के लिए कोसा। आर्यन, जल्दी बताओ कि क्या तुम उस औरत को जानते हो? ऐश्वर्या ने आर्यन से सवाल करना जारी रखा। जब तक आर्यन उसे संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे देता, ऐश्वर्या रुकने वाली नहीं थी। हाँ, मैं उस औरत को जानता हूँ। हम पहले कई बार मिल चुके हैं, बस इतना ही। हम दोनों के बीच और कोई संबंध नहीं है। आर्यन ने ऐश्वर्या को समझाने की कोशिश की, जो खुद से असंतुष्ट दिख रही थी। क्या ये सच है कि तुम्हारा किसी और औरत के साथ कोई संबंध नहीं है? ऐश्वर्या ने पूछा। नहीं, मेरा उस महिला के साथ बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। आर्यन ने तुरंत ऐश्वर्या की ओर सिर हिलाया। प्रिया ने आर्यन को संध्या से निपटने के लिए मना किया था, क्योंकि आर्यन संध्या से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता था। ये अच्छी बात है। अगर तुम्हारा किसी और औरत के साथ कोई संबंध निकला तो बस देख लेना, ऐश्वर्या ने आर्यन को धमकी दी। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि ऐश्वर्या इतनी ईर्ष्यालु महिला होगी। अगर उसे पता चला कि आर्यन की कई औरतें हैं तो ऐश्वर्या क्या करेगी? खैर, चलिए तीसरी वस्तु की ओर बढ़ते हैं। तीसरी वस्तु भी वही है, लीगोंग फल। शुरुआती कीमत 1 लाख डॉलर है। कृपया बोली शुरू करें। 10 लाख डॉलर। आर्यन ने फिर से अग्निपक्षी फल के लिए ऊंची कीमत की पेशकश की। सबने पहले की तरह ही सवालिया नजरों से आर्यन की ओर देखा। ये व्यक्ति फिर से पागलपन भरी कीमत पर सौदेबाजी कर रहा था। कोई भी अग्निपक्षी फल के लिए आर्यन के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता था। आर्यन को बहुत खुशी थी कि सब कुछ बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चला। वो सस्ती कीमत पर दुर्लभ अग्निपक्षी फल के 2 टुकड़े प्राप्त कर सकता था। चूंकि आर्यन को 2 टुकड़े मिल गए थे, इसलिए वो एक मीनल को देगा। अध्याय 260। अस्थिवर्धक गोलियां, पिल्स। संध्या ने नीलामी जारी रखी, लेकिन अग्निपक्षी फल के बाद ऐसी कोई और वस्तु नहीं आई जो आर्यन की रुचि जगा सके। नीलाम की जा रही वस्तुएं आर्यन के लिए बहुत उपयोगी नहीं थी, क्योंकि उसके पास पहले से ही अपने परिद्वार के भंडार कक्ष में बहुत सारा सामान था। देवियों और सज्जनों, अब हम इस आयोजन के मुख्य पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। इस बार हम जो बेचने जा रहे हैं वो इस दुनिया में मिलना बहुत दुर्लभ है, इसलिए आश्चर्यचकित ना हो यदि इस वस्तु की कीमत बहुत अधिक हो। संध्या ने समझाया कि वो जिस वस्तु की नीलामी करने वाली है वो इस दुनिया में बहुत ही कम पाई जाती है। संध्या की बातें सुनकर हर कोई सोचने लगा कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस दुनिया में इतनी दुर्लभ है। वे सभी उस वस्तु को देखने के लिए उत्सुक थे। तो ये रही वो वस्तु। संध्या ने उस रहस्यमयी चीज को ढकने वाले कपड़े को हटाया। ढक्कन खोलने के बाद सबके सामने एक छोटी बोतल दिखाई दी। संध्या ने बोतल खोली और सबको उसके अंदर की सामग्री दिखाई। तुरंत ही एक बहुत ही विशिष्ट औषधि, पिल की सुगंध पूरे हॉल में फैल गई। ये एक अस्थिवर्धक बोली यानी बोन ग्रोइंग पिल थी। ये गोली टूटी हुई या चकनाचूर हो चुकी हड्डियों को फिर से ठीक कर सकती है। पृथ्वी जैसे नश्वर संसार में ऐसी गोली मिलना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इसे बनाने की सामग्री यहाँ बहुत कम पाई जाती है। ये एक अस्थिवर्धक गोली है। ये बुरी तरह से टूटी हुई हड्डियों को भी पूरी तरह से ठीक कर सकती है। इस गोली की शुरुआती कीमत 50 लाख डॉलर है। संध्या ने इसके कार्य और शुरुआती कीमत की घोषणा की। संध्या के हाथ में मौजूद बोतल के बारे में जानकर हर कोई उत्साहित हो गया। ये एक ऐसी दवा थी जो स्थायी अपंगता को भी ठीक कर सकती थी।
इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत से लोग इसमें रुचि ले रहे थे। $6 लाख, $7 लाख, $8 लाख, हर कोई बहुत ऊंची कीमत पर बोली लगाने लगा। कुछ लोग इसे खरीदकर दोगुनी कीमत पर बेचना चाहते थे, क्योंकि ऐसी दवा बाजार में बहुत आसानी से बिक सकती थी। अस्थिवर्धक गोली की कीमत $10 लाख तक पहुंच गई, जो वाकई पागलपन था। आर्यन को अंदाजा नहीं था कि इन गोलियों की कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है। उसके पास तो ऐसी गोलियों का ढेर लगा था। ये केवल तीसरे स्तर की गोलियां थीं, इसलिए इन्हें बनाना कोई कठिन काम नहीं था। संध्या के हाथ में जो गोली थी, वो आर्यन द्वारा बनाई गई गोलियों के सामने कहीं नहीं टिकती थी। ऐसा लग रहा था कि इसे बनाने वाला व्यक्ति अभी नौसिखिया है। दादाजी सोमेश ने भी इस गोली के लिए बोली लगानी शुरू कर दी। दादाजी सोमेश, आप इस गोली के लिए बोली क्यों लगा रहे हैं? क्या आपको वाकई इसकी जरूरत है? आर्यन ने सोमेश से पूछा, जो उससे कुछ ही दूरी पर बैठे थे। बिल्कुल, ये व्यापार के लिए है। मैं इसे कम कीमत में खरीदकर फिर से बेचने की कोशिश कर रहा हूं। इससे थोड़ा लाभ होने के साथ साथ मेरी दवाओं की दुकान का नाम फिर से प्रसिद्ध हो जाएगा। दादाजी सोमेश ने बताया कि वे अपनी दुकान की पुरानी साख वापस पाना चाहते हैं। चूंकि शशांक बहुत लालची था, इसलिए सोमेश के दवा व्यवसाय की हालत खराब हो गई थी। उन्हें अपनी दुकान को फिर से खड़ा करने के लिए किसी बड़े धमाके की जरूरत थी। ओह अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास ऐसी गोलियों का ढेर लगा है। अगर दादाजी चाहें तो उन्हें बेच सकते हैं और मुनाफा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। आर्यन के पास बहुत सारी अस्थिवर्धक गोलियां थीं। बेकार पड़े रहने से अच्छा था कि उन्हें जरूरतमंदों को बेचा जाए। आर्यन ने अपनी आस्तीन में हाथ डाला और परिद्वार से गोलियों की कई बोतलें निकाल लीं। वो ये सब इस तरह कर रहा था ताकि किसी को शक न हो कि ये गोलियां कहाँ से आ रही हैं। जब ऐश्वर्या, सोमेश और पंकज को आर्यन के पास अस्थिवर्धक गोलियों के बारे में पता चला तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। दादाजी सोमेश और पंकज तुरंत आर्यन के पास आए और उनके हाथ से बोतलें ले लीं। उन्होंने ढक्कन खोलकर देखा कि क्या इनमें वाकई वही गोलियां हैं। जैसे ही बोतलें खुलीं, एक अत्यंत ताज़ा और विशिष्ट सुगंध पूरे हॉल में फैल गई। ये सुगंध संध्या के पास मौजूद गोली के सामने कहीं ज्यादा शुद्ध और ताज़ी थी। तुरंत ही संध्या की हाथ वाली गोली की सुगंध आर्यन की गोलियों के प्रभाव के आगे दब गई। दवाओं के क्षेत्र के विशेषज्ञ तुरंत उस खुशबू का स्रोत पता लगाने की कोशिश करने लगे। ये स्पष्ट था कि ये गोली अत्यंत शुद्ध और दोष रहित थी। वे सोचने लगे कि ऐसा मास्टर कौन है जो इतनी शुद्ध गोलियां बना सकता है। उन्हें लगा कि यहाँ कोई अल्केमी मास्टर छिपा हुआ है। सबके व्यवहार को देखते हुए आर्यन ने तुरंत दादाजी सोमेश से बोतलें बंद करने के लिए कहा। अगर यहाँ मौजूद लोगों को इसके बारे में पता चल जाता तो बहुत मुसीबत हो सकती थी। अचानक सुगंध गायब हो गई, जिससे खुशबू का स्रोत ढूंढ रहे लोग बहुत निराश हुए। मंच पर खड़ी संध्या भी थोड़ी असहज हो गई। अभी अभी किसी ने जानबूझकर असाधारण शुद्धता वाली अस्थिवर्धक गोली निकाली थी। उसके हाथ में जो गोलियां थीं, वो उस रहस्यमयी व्यक्ति की गोलियों के सामने कुछ भी नहीं थीं। इससे संध्या को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि ये साबित हो गया कि उसकी नीलामी की वस्तु उस रहस्यमय व्यक्ति की गोलियों के मुकाबले कुछ नहीं थी। इस घटना के बाद किसी और ने संध्या के पास वाली गोली पर बोली नहीं लगाई। इससे उस गोली का मालिक बहुत क्रोधित हो गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उस रहस्यमयी अल्केमी मास्टर ने इसी समय अपनी गोलियों का प्रदर्शन क्यों किया। दादाजी सोमेश बहुत खुश थे। आर्यन की गोलियां असली थीं और संध्या की गोलियों से कहीं ज्यादा शुद्ध थीं। अगर इन्हें बेचा गया तो इनकी कीमत बहुत अधिक होगी। चूंकि अब कोई और बोली नहीं लगा रहा था, इसलिए संध्या को विजेता की घोषणा करनी पड़ी। बधाई हो वीआईपी रूम नंबर 3 के लोगों को, आपने ये अस्थिवर्धक गोली जीत ली है। संध्या ने घोषणा की। वीआईपी रूम बाहर से दिखाई नहीं देते थे, इसलिए कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। ठीक है, अब हम अपनी अंतिम वस्तु की ओर बढ़ते हैं। ये वस्तु इस दुनिया में अत्यंत दुर्लभ है और इसकी कीमत करोड़ों डॉलर तक पहुंच सकती है। संध्या ने उस कीमती वस्तु से पर्दा हटाया। अंतिम वस्तु ताज़ी घास जैसी दिखाई दे रही थी। यहाँ मौजूद सामान्य लोगों को समझ में नहीं आया कि ये घास क्या है। संध्या क्यों कह रही थी कि इस घास की कीमत करोड़ों डॉलर है? इसमें ऐसा क्या खास है? हर कोई संध्या के स्पष्टीकरण का इंतजार कर रहा था। हेलो गाइज, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स करो अगर कुछ चेंज करना है तो।